हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विरेंद्र तिवारी एक बार फिर आपका एग्जाम डायरेक्टर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल से जो वन रक्षक की वैकेंसी आई हुई है उसी का प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए, जो आज आप देख रहे होंगे कि आज आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। ये आपका जो यूथ वाले प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं उसी का मैं आपको रिवीजन कराऊँगा। और बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट यूथ वालों ने बनाया है इसको, और देखते हैं कि आज किन लोगों का कितना स्कोर बन रहा है। आउट ऑफ 100 में 75 प्लस स्कोर कम से कम होना ही चाहिए यूपी ट्रिपल एस फॉरेस्ट गार्ड में। तो चलिए, आज जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। तो पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज़ के थैलों का प्रयोग। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी कम करना। ये पर्यावरण से संबंध नहीं है इसका, ये सब आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है। ये इजी क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, इसमें जैवमंडल दिए हुए हैं और कहाँ पे ये स्थित हैं उनकी स्थिति आपको बताना है। तो सबसे पहले सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नंदा देवी और नौकरेक। तो सिमलीपाल आप सबको पता है कहाँ पे है, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। पंचमढ़ी कहाँ पे है? पंचमढ़ी बताइए कहाँ पे होगा आपका? पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। पंचमढ़ी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नंदा देवी उत्तराखंड और नौकरेक मेघालय। तो इसका क्या बनेगा? 4 3 2, सॉरी पहले 4 आएगा, 4 आ गया। उसके बाद में फिर पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 3, तो 3 आया। उसके बाद में नंदा देवी, 4 3 1। ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। क्या कार्य करने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, आपको ये बताना है। किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है आपका? तो इसमें ऑप्शन है वनोन्मूलन, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वन रोपण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वनोन्मूलन। वनोन्मूलन जो है, आप जानते हैं कि पारिस्थितिकी आपकी कब गड़बड़ होगी? जब वनोन्मूलन होगा। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है कि वन की कटाई करना या वन को खत्म करना। उन्मूलन का मतलब ही क्या होता है? उन्मूलन का मतलब नष्ट करना होता है, किसी चीज़ में कमी लाना ही क्या होता है? उन्मूलन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मिजोरम है, असम है, गुजरात है या नागालैंड है? कौन सा होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। अच्छा, ये मैं लिखा हूँ लक्षद्वीप। क्या लिखा है यहाँ पे? ये लक्षद्वीप लिखा है। तो अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तब आपको क्या लिखना होगा? लक्षद्वीप होगा, क्योंकि 91.32% जो है वो लक्षद्वीप में है। लेकिन इसमें क्या पूछा? केवल राज्य पूछा। अगर यहीं पे केंद्र शासित ऑब्लिक राज्य पूछ लेता तब आपको क्या बताना था? तब आपको लक्षद्वीप बताना था। चलिए, या भारत के राज्यों दिया ही है तो इसमें आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था, आपसे ऑप्शन दे देता लक्षद्वीप, तो आपको लक्षद्वीप ही टिक करना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। भारत में जो वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो किससे घिरे हुए हैं, ये आपको बताना है। किससे घिरे हुए हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से या पर्वतों और पहाड़ियों से। तो जो वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पे जीवों को संरक्षित किया जाता है वो किससे आपके घिरे हुए हैं? तो वो घने जंगल से घिरे हुए हैं। किससे? घने जंगल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस के। ये आपका यूपी ट्रिपल एस कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछ चुका है। ऐसा नहीं है कि हाँ पर्यावरण भी यूपी ट्रिपल एस पूछ रही है, ये हमेशा पूछते आ रही है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक में परिवर्तित होती रहती है, ये बताना है आपको कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है। तो
तो ये नेशनल पार्क आपका कौन सा हो जाएगा, नामदफा नेशनल पार्क। अच्छा, अब ये बताओ आप कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है। तो नामदफा नेशनल पार्क मैं आपको बता दूं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, कलर इसका मैं ये कलर ले रहा हूँ। उसके बाद में ये कंचनजंगा का है, कंचनजंगा सिक्किम में है। नंदा देवी आपको मैं अभी बताया उत्तराखंड में, और नेवरा वैली नेशनल पार्क में लिखा ही हूँ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो राजीव गांधी कहाँ पे है, तो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल या कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। अच्छा, अभी उत्तरांचल को ही क्या कहते हैं, तो उत्तराखंड कहते हैं, आप लोग ये जानते हैं। और उत्तराखंड में क्या है, राजा जी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। उसके बाद में राजस्थान में आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान में सरिस्का हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, बांधवगढ़ आपका यही पे नहीं, सॉरी बांधवगढ़ तो आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा, लेकिन ये सरिस्का नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पे है, राजस्थान में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क वाला राज्य आप जानते ही हैं, ये सर्वाधिक नेशनल पार्क आपका यहीं पे है। पेंच, पन्ना, माधव ये सब कहाँ पे हैं, सतपुड़ा, ये सब मध्य प्रदेश में ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है। ब्रह्म कमल जो है वो प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काजीरंगा वन, नीलगिरी वन, शांत घाटी या फूलों की घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फूलों की घाटी। और फूलों की घाटी कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। तो फूलों का घाटी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये आपका उत्तराखंड में कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये मिलान ही करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या हो जाएगा। ये सुल्तानपुर कहाँ हो जाएगा, तो सुल्तानपुर आपका कहाँ पे है, ये नेशनल पार्क की ही बात कर रहे हैं, पश्चिम बिहार नेशनल पार्क की, हरियाणा में आपका हो जाएगा। कुलिक, कुलिक पश्चिम बिहार कहाँ पे है, तो कुलिक जो हो जाएगा वो आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, कुलिक पश्चिम बंगाल में। नवाबगंज कहाँ हो जाएगा, तो नवाबगंज आपका कहाँ पे है, नवाबगंज बताइए, नवाबगंज कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और ये नवाबगंज उत्तर प्रदेश के किस जिला में है, तो उन्नाव में है। ये नवाबगंज कहाँ है, तो उन्नाव जिला में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अत्तीबेरी, गुडबी और बोनालू ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है। मैं आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ जो भी पश्चिम बिहार है मैं लिख दिया हूँ, गुडबी, बोनालू, उसके बाद में मगधी, मंडागड्डे आदि, चुनथानगिरी, ये ऐसा नाम ही है, इसको आपको लर्न रखना है कि गुडबी कहाँ है, बोनालू कहाँ है, मगधी कहाँ है, मंडागड्डे कहाँ है, या आदि चुनथनागिरी कहाँ है। तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूहों में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था इसको किसने स्वीकार नहीं किया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका ऑप्शन है वो भारत और चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और चीन, या यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके समूहों को स्वीकार नहीं किया है। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ है ये आपको बताना है, और ये किससे संबंधित है, इसका संबंध किससे है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वन्यजीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखती है। पौधों और वन्यजीवों के व्यापार पर निगरानी रखती है, कौन सी संस्था बताइए। तो इसमें आपका पहला है ट्रैफिक, WNO, UNEP या IUCN। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रैफिक। कौन सा हो जाएगा, ट्रैफिक जो है ये क्या करता है, तो ट्रैफिक आपका ये पौधों और वन्यजीवों के व्यापार का निगरानी रखता है। अच्छा, अब आपको क्या बताना है, ट्रैफिक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ट्रैफिक का हेडक्वार्टर कहाँ है। UNEP का हेडक्वार्टर आपका मैं बता दे रहा हूँ, ये कहाँ है,
केन्या नैरोबी में है। IUCN का मैं बता दे रहा हूँ ग्लेड स्विट्ज़रलैंड में है। और WNO का ही मुख्यालय कहाँ है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी मदद मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो घने पतझड़ से घिरा हुआ है। ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक नेशनल पार्क यहीं पर हैं। तो उसके बाद में मैं आपको बता दूं सर्वाधिक वन यहीं पर हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर जो मध्य प्रदेश है वो कौन से स्थान पे है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत के जो राज्य हैं वो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइलोफाइट। क्या हो जाएगा, हाइलोफाइट। अच्छा, ये हाइड्रोफाइट लिखा हुआ है, तो जब हाइड्रोफाइट कहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जल में ही उगने वाले पौधे हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, लवणीय जल कह रहा है। लवणीय जल इसमें क्या हो जाएगा, तो हाइलोफाइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, ये आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है सागौन। सागौन कैसा है, देवदार। देवदार कौन से एरिया में पाया जाता है, सुंदरी कहाँ पाया जाता है और सिरकोना कहाँ पे पाया जाता है, ये इसकी स्थिति आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 की स्थिति आपको बताना है। तो कौन कहाँ पाया जाता है, तो सागौन जो है वो मध्य भारत में पाया जाता है। ये अपना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब एरिया में आपका ये सागौन पाया जाता है। देवदार कहाँ पाया जाता है, तो जो देवदार आपका पाया जाता है वो हिमालय के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिमालय के उच्च क्षेत्र में। तो पहला का आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा का आपका हिमालय के उच्च क्षेत्र में हो जाएगा। और सुंदरी तो ये डायरेक्ट ही आप सुंदरवन कहाँ है, तो आप सब जानते हैं कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। और जो सिनकोना है वो सिनकोना आपका कहाँ हो जाएगा, हिमालय के तराई क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। 2 4 3 1 डी ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। अच्छा, ये कथन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो चीनी उद्योग जो है दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। अच्छा, इसका कारण क्या दिया है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद में ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और उसके बाद ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये पैदावार भी अधिक होता है और पैदावार इसलिए अधिक होता है क्योंकि वहाँ पे प्रति हेक्टेयर पहली बात तो बुआई ज़्यादा होती है गन्ने की, और दूसरा वहाँ पे गन्ने में रस जो है, जूस जिसे आप बोलते हैं, वो ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है आपकी, तो वहाँ पे पैदावार ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपनी क्या करना है, विचार करना है। आप विचार कीजिए कि ये क्या सही है क्या गलत है, जो कथन दिए हुए हैं उसके बारे में। यह भारत के अधिकांशतः उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रथा में है और इसे कर्तन दहन तकनीकी के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। ये झूम कृषि के बारे में कहा गया है कि ये उत्तर पूर्वी राज्यों में की ये प्रथा है, ये कर्तन दहन तकनीकी के रूप में उल्लेखित है और यह मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है आपको बताना है। मैं ऑप्शन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 1 2 3 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यह उत्तर पूर्व में ही किया जाता है। मेघालय मिजोरम साइड आप जानते ही हैं, ये कर्तन दहन के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या है, इसकी उर्वरता कम हो जाती है, क्योंकि एक बार क्या किए, उस मिट्टी का यूज़ किए, वहाँ पे जलाए उस पेड़ों को, और उसके बाद में वहाँ पे खेती करने के बाद उसको छोड़ दिए, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, बंजर हो जाती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, उर्वरता वहाँ पे कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का 90% से अधिक जीवभार कहाँ है। विश्व का 90% से अधिक जीवभार कहाँ है, आपको ये बताना है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, अलवणीय जलवायु आर्द्र भूमि में, या फिर ऊपरी मृदा में, या महासागरों में। तो विश्व का 90% से अधिक जीवभार कहाँ है, आपको ये बताना है। तो विश्व का 90% से अधिक जीवभार आपको पता है कि सर्वाधिक जैव विविधता जहाँ पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में, वहाँ पे सर्वाधिक जीव भी पाए जाएंगे। वहाँ क्या पाए जाएंगे, सर्वाधिक जीव भी पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, 18 क्वेश्चन नंबर है। लिखा है कि विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। विश्वतीय जीवों में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जीवों में, समशीतोष्ण वर्षा वन जीवों में, या भूमध्य सागरीय जीवों में। 18 का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वतीय जीवों में। विश्वतीय जीवों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19, जैरोफाइटिक या जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। तो ये जो जीरोफाइट है ये किससे संबंधित है, आप सब जानते ही होंगे कि जीरो जो होता है वो क्या होता है, जीरो का मतलब मरुद्भिद। और अब देखो मरुद्भिद किस में दिया हुआ है, तो ये देखो डायरेक्ट दिया हुआ है मरुस्थलों में। किस में दिया है, मरुस्थलों में। जीरोफाइट जहाँ पे लिखा होगा इसको आपको डायरेक्ट मरुस्थल पर ही टिक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना। मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। और क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जलोढ़ मृदाएं नाइट्रोजन से समृद्ध होती हैं। अच्छा, काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन से हीन होती हैं। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि लैटराइट मृदाएं लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 मैं यहाँ पे आप देखे ही होंगे, मैं यहाँ पे पहले ही काट रखा हूँ। जो ये जलोढ़ मृदाएं हैं इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसमें ह्यूमस, चूना और कार्बनिक पदार्थ की समृद्ध मात्रा होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा है। आज मैं आपको इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें आपका जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, पर्यावरण, उसके बाद में आपका साइंस हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, यूपी जीके हो जाएगा। टोटल जितने भी इसमें दिए हुए हैं पार्ट सब्जेक्ट दिए हुए हैं सारे का मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और देखना है कि 100 में से आप लोगों का कितना सही जा रहा है। चलिए, तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि अम्लीय वर्षा ... तथा ... के ऑक्साइडों के कारण होती है। अम्लीय वर्षा जो है वो किसके ऑक्साइडों के कारण होती है, तो आप बताइए। कार्बन फास्फोरस, सल्फर नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन फ्लोरीन। तो ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा पूछना नहीं है। डायरेक्ट आप जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, सल्फर और नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि घास भूमि क्षेत्र पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। घास भूमि क्षेत्र पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, या शाकाहारी व मांसाहारी। तो सबसे जो उच्च स्तर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे उच्च स्तर का मांसाहारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अब घास पारितंत्र आप जान ही रहे हैं, घास पारितंत्र में क्या होगा, सबसे पहले आप ले लीजिए घास पारितंत्र में। जैसे घास हो गया, घास को कौन खाएगा, तो घास को हिरन खाएगी। कौन खाएगा, घास को हिरन खाएगी। और हिरन के बाद में हिरन को कौन खा लेगा, हिरन को शेर खा लेगा।
तो घास पारितंत्र में सबसे उच्च पे क्या होगा, शेर होगा। और जो शेर होगा ये कैसा है, ये मांसाहारी है। तो सबसे उच्च उपभोक्ता कौन सा हुआ, तो यह मांसाहारी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 10% नियम किसने दिया है? 10% नियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें आप ऑप्शन बताइए, लिंडेमान, गोल्डमान, बैकमान या अप्रूव्ड में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिंडेमान। 10% का नियम किसने दिया? लिंडेमान। लिंडेमान साहब ने बताया कि 10% मतलब कि जितना भी आप किसी चीज़ से ऊर्जा कंज्यूम करते हैं, जैसे पेड़ पौधों से जितना आप ऊर्जा, मैं मान ले रहा हूँ कि आप 100 यूनिट ऊर्जा आप ले रहे हैं, तो जब आप क्या करेंगे, दूसरी आपसे जो कोई दूसरा ऊर्जा प्राप्त करेगा तो इसका मात्र 1/10, इसका मात्र 1/10 ही ऊर्जा क्या कर पाएगा, प्राप्त कर पाएगा। मतलब कि 100 अगर आप ले रहे हैं तो 10% ऊर्जा क्या करेगा, जो आपका नेक्स्ट आपसे ऊर्जा प्राप्त कर रहा है वो 10% आपसे ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। 90% क्या हो जाएगा, वो आपका खराब चला जाएगा। 90% ऊर्जा क्या हो जाएगा, 90% ऊर्जा व्यय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ISO 14000 मानक संबंधित है। ये जो ISO है, ISO आप देखे होंगे, ये ISO 14000 कहीं कहीं लिखा आपको मिला होगा। तो ये क्या है, ISO 14000 क्या है, आपको ये बताना है। तो ISO जो 14000 है वो क्या है, पर्यावरण प्रबंधन। क्या है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ISO 14000 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है, ये वस्तु बनाई गई है, इसीलिए उसके ऊपर ISO 14000 लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1982, 1972, 1974 या 1981। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। अब देखो मैं लिख रखा हूँ कि 1974 में क्या हुआ है, तो जल संरक्षण। 1981 में क्या हुआ है, तो वायु संरक्षण। ये आपको याद रखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा जो भी मुझे मिला है मैं ऐड करके चल रहा हूँ। तो 1972 में क्या हुआ है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अच्छा ये बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर ये तो आपके सिलेबस में है भी, एक टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ये कब आया था आपको ये बताना है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। प्रोजेक्ट टाइगर मैं आपको बता दूं कब आया था, 1973 में। अच्छा हाथी परियोजना कब आया था? हाथी परियोजना बताइए। हाथी परियोजना 1992 में आया था। गैंडा परियोजना बताइए कब आया था। लाल पांडा परियोजना कब आया था? लाल पांडा परियोजना कब आया था? तो लाल पांडा परियोजना 1996 में आया था। गैंडा परियोजना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मगर परियोजना कब आया था? गैंडा परियोजना कब आया था? गिद्ध परियोजना कब आया है, ये आपको बताना है। अच्छा और एक क्वेश्चन और है कि ये अभी एक जटायु संग्रहालय बनाया जा रहा है अपने यूपी में, कहाँ बनाया जा रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। ये जो जटायु संग्रहालय बनाया जा रहा है वो अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, गोरखपुर साइड में ही बनाया जा रहा है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर या गोरखपुर, कौन से में बनाया जा रहा है? और मैं और थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, काला नमक चावल जो है वहाँ का फेमस है, आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सीटेट दिया था एक बार, तो ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग भी दिए होंगे। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा गया होगा कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है, और बहुत लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत देने वाले हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कबूतर, तोता, उल्लू या मैना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैना। क्या हो जाएगा, मैना। इसमें आप उल्लू मत लगाइएगा, क्योंकि उल्लू जो है झटके से नहीं घुमाता है, ये घुमाता तो है ये भी अपना सर, लेकिन ये झटके से आगे पीछे नहीं घुमा सकता है। लेकिन मैना जो है वो क्या करती है, अपना सर घुमाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैना हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाने से क्या होता है? कई वर्षों तक एक ही फसल बार बार उगाना ही क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। 27 नंबर में आपका कौन सा आंसर होगा, एकल फसली कृषि, एकमात्र फसली कृषि, बहुफसली कृषि या शुद्ध फसली कृषि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकल फसली कृषि। क्या हो जाएगा, एकल फसली कृषि।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है फसल चक्र सहायक है। क्या है? फसल चक्र सहायक है। आपको ये बताना है फसल चक्र सहायक है उर्वरता बढ़ाने में, पैदावार बढ़ाने में, रोग नियंत्रण में या उपरोक्त सभी में। तो फसल चक्र किस में सहायक होगा ये आपको बताना है। 28 नंबर, तो जो 28 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। उर्वरता भी बढ़ाएगा, पैदावार भी बढ़ाएगा और रोग नियंत्रण भी करेगा, इसलिए फसल चक्र आपको अपने खेतों में करते रहना चाहिए। फसल चक्र का मतलब ये कि एक बार गेहूँ बो दीजिए, तो एक बार धान बो दीजिए, एक बार गन्ना बो दीजिए, उसमें दाल के पौधा उगा लीजिए। आप जानते हैं कि दाल का पौधा उगाने से या मटर का पौधा उगाने से क्या होता है, उसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है। तो आप फसल चक्र जब करते रहेंगे तो आपकी मृदा में उर्वरता बनी रहेगी, और जब उर्वरता बनी रहेगी तो पैदावार भी आपका बढ़िया होगा, कोई भी फसल आप बोइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? कौन सी कृषि विधि मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? तो कौन सी कृषि है बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का अंतः फसली, कंटूर खेती, बहु फसली या शुष्क खेती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंटूर खेती। क्या हो जाएगा? कंटूर खेती जो करेंगे आप, तो इसमें मृदा अपरदन क्या होगा? सामान्यतः ये रोकेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा अपरदन का मतलब आप लोग जानते हैं, यदि आप नहीं जानते तो मैं बता दे रहा हूँ। अपरदन का मतलब ही होता है नष्ट होना। तो मृदा नष्ट नहीं होगी यदि आप कंटूर खेती करेंगे। अपरदन का मतलब कि जैसे उसका क्षरण होना। क्षरण का मतलब होता है कि हटना। जैसे मैं कहूँ कि मृदा का क्षरण हो रहा है, मृदा क्षरण हो गई, कि इसका मतलब कि यहाँ से नष्ट हो गई है। जो ऐसा नहीं है कि यहाँ मिट्टी ही नहीं रहेगी, लेकिन जो मृदा आपके इम्पोर्टेंट ही खेती करने के लिए वो क्या हो गई है? नष्ट हो गई है, क्षरण हो गया उसका। सामान्यतः इसका मतलब यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? ऑनलाइन पोर्टल कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई लाला, ई ट्रेडर्स, ई बिजनेस या ई नाम। तो क्या किया गया है? ई नाम। ई नाम जो है ये ऑनलाइन पोर्टल है जो कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है। और ये कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 14 अप्रैल 2016 को अम्बेडकर जी की जयंती पर ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या कृषि। तो इसका 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ये जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये अभी मैं आपको बताया हूँ कि ISO है, ISO 14000 ऐसे लिखा था ना 14,000। ये ISO का फुल फॉर्म क्या होगा? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि ISO का फुल फॉर्म आप बताइए क्या होगा। तो ISO का जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ISO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो जिनेवा में है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं और इस पर विचार करना मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप आंसर समझ पाएँ। और क्या लिखा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है। यह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और उसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। नेक्स्ट है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या ना तो एक या ना तो दो। कौन सा सही है इसमें आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो किस भारत सरकार जो है किस हिसाब से सशक्त करती है। वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता और उसे हासिल करने की प्रक्रिया के रीति का विवरण देता है, या वह विभिन्न स्रोतों के पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32।
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल 2। क्या, केवल 2 हो जाएगा। यह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है कि भारत के जीवमंडल रिजर्व का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जीवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। कौन शामिल किया गया है ये आपको बताना है। जो भारत के जीवमंडल रिजर्व है वो विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो कौन कौन सा शामिल किया गया आपको ये बताना है। मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नोकरेक, शेषाचलम, नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी या मानस। नीलगिरी, नोकरेक, पंचमढ़ी या शेषाचलम। अच्छा ये बताइए शेषाचलम, तो चलो ये मैं लिख ही दे रहा हूँ, ये असम में है। आप देख रहे हैं कि शेषाचलम असम में है। ये मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है। नोकरेक नेशनल पार्क मैं अभी बताया हूँ कहाँ पे है। पंचमढ़ी नेशनल पार्क कहाँ पे है और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे, ये आपको बताना है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा आपका, ये उड़ीसा में हो जाएगा आपका। फिर पंचमढ़ी कहाँ हो जाएगा, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद में नोकरेक आपका कहाँ हो जाएगा, नोकरेक आपका मेघालय में हो जाएगा। और आपका मन्नार की खाड़ी कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। और जो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल ये जैवमंडल रिजर्व हैं और ये यूनेस्को की सूची में शामिल है। विश्व नेटवर्क के ही क्या है, यूनेस्को की सूची में ही शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 34 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु या पोषण स्तरों में कमी। 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पोषण स्तरों की संख्या में कमी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ये बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 35 नंबर। इसमें आपको ये बताना है कि कुछ आपके क्षेत्र दिए हुए हैं, वहाँ पे कैसे वन या कैसी घास के प्रदेश पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो दक्षिणी पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिमी घाट ये आर्द्र वन है। अच्छा, तराई द्वार में चौड़ी पत्ती वाले वन, कच्छ के रण में घास के प्रदेश या पूर्वी दक्षिण पठार आर्द्र वन। तो इसका जो इसमें ये लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, सर्कल में मार दिया हूँ, सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है 35 नंबर का। तो 35 नंबर का डी जो होगा वो आपका सुमेलित नहीं होगा। पूर्वी दक्कन पठार ये आर्द्र वन यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, यह आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं। 4 महत्वपूर्ण चरण हैं, तो इसको क्या करना है, इसको क्रम में लगाना है। प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान इन चरणों का सही अनुक्रम क्या है, आपको यही बताना है क्वेश्चन नंबर 36 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें आएगा क्षीणता, उसके बाद आएगा आपका आक्रमण, उसके बाद में आएगा आपका प्रतिस्पर्धा, उसके बाद में क्या आएगा, स्थानांतरण। पहले क्या आएगा, क्षीणता, आक्रमण, उसके बाद प्रतिस्पर्धा, उसके बाद स्थानांतरण। ये आपके क्या हो जाएंगे, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के सही क्रम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। 1994 में, 1995 में, 1996 में या 1997 में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1996 में। और ये है कहाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अच्छा, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको ये ध्यान रखना है कि साउथ बटन नेशनल पार्क है जो सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, साउथ बटन नेशनल पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क की जब बात करेगा तो आपको कौन सा बताना होगा, कहाँ पे है वो, लद्दाख में है। लद्दाख में कौन सा, हैली नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है
38 नंबर, कान्हा किसली किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किसली किसके लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। 38 नंबर, तो कान्हा किसली क्या है? कान्हा किसली भैया भैया मैं आपको बताया हूँ, कान्हा किसली, पंचमढ़ी, पेंच, सतपुड़ा, ये सब क्या हैं? ये सब आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्या हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के दिए गए बाघ अभयारण्यों या रिजर्व का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? ये कुछ आपका क्या दिया हुआ है? बाघ अभयारण्य दिए हुए हैं जो उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है आपका, कहाँ गया, ये दिया हुआ है दुधवा, कान्हा, इंद्रावती या बांदीपुर। ये थोड़ा सा इसमें क्या लगाना है आपको, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये आप जानेंगे कि कहाँ पे ये दुधवा आपको पता है कि हाँ उत्तर प्रदेश, कान्हा आपको पता है, कान्हा किस लिए मध्य प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, बांदीपुर कहाँ है कर्नाटक में। तब जब ये देखिए दुधवा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, तो ये उत्तर की तरफ है। फिर मध्य प्रदेश, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपका दक्षिण साइड में है, ठीक है। फिर इंद्रावती आपका पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में है, छत्तीसगढ़, चलिए ठीक है। उसके बाद में फिर बांदीपुर उसके भी दक्षिण में है। तो सबसे पहले दुधवा, फिर कान्हा, फिर इंद्रावती, फिर बांदीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मोकाम्बिक नेशनल पार्क कर्नाटक में, मोकाम्बिक नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य दोनों भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद डालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में, नैयर वन्यजीव अभयारण्य आपका छत्तीसगढ़ में, और कोटी गांव कहाँ पे है? गोवा में। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 40 नंबर का कौन सा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो 40 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोकाम्बिक कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर जो है वो नैयर आपका कहाँ पे है? नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, नैयर कहाँ है आपको बताना है। तो नैयर केरल में है, कहाँ पे है? केरल में है। और कोटी गाँव गोवा में आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है 41। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ। अच्छा, फिर कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ठीक है। फिर लिखा हुआ कि मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो इसका जो आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ था और इसका आयोजन 1997 में मैं लिख रखा हूँ, आप देख ही रहे हैं कि इसका आयोजन कब हुआ था। तो 1997 में हुआ था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है 42, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। ये बच्चा जानता है कि 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, अब ये बताइए कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में फिर आपका 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी मिजोरम। अच्छा, ये आपका वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। अभी वन रिपोर्ट 2023 आ चुकी है और वन रिपोर्ट 2023 को आपको पढ़ना है। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा 2023 का जो वन रिपोर्ट आया है। एक क्वेश्चन फिक्स है कि इसमें से आपका वन रक्षक जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है इसमें आपका पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं 2023 का जो भी वन रिपोर्ट आई हुई है मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और आप लोग अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिए हुए हैं कुछ वन दिए हैं वनस्पति के बारे में, और ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं आपको ये सेट करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 में आप सेट कीजिए कि उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं, शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है, पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन जो है आपका वो हो जाएगा साइलेंट वैली। कहाँ हो जाएगा? साइलेंट वैली। तो सबसे पहले 4 शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में शंकु वृक्ष पाए जाएंगे। 4 के बाद में 2, उसके बाद में कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाएगी, तो कच्छ वनस्पति जो पाई जाएगी वो आपकी कहाँ पाई जाएगी, वो साइलेंट वैली। तो आपका ये हो गया, ये सुंदरवन में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? सुंदरवन में पाया जाएगा। और उसके बाद में क्या बचा? पतझड़ वन। तो पतझड़ वन कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में पाएगा। मतलब कि 4213 आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए कौन सा प्राधिकरण स्थापित किया गया। कौन सा? पर्यावरण से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका त्वरित निपटान का मतलब ये होता है कि तुरंत उसका निपटारा किया जाए। तो इसके लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो 45 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? NGT। क्या किया जाएगा? NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनरी, मतलब कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। 2010 18 अक्टूबर 2010 में स्थापना किया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि NGT की स्थापना कब की गई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है 18 अक्टूबर 2010। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में किया गया है। उसके बाद में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1975 में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे है कि केंद्रीय पूछ लेगा ऐसे आपको कि NGT की स्थापना बताइए कब हुआ, या आपसे पूछ ले केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ, तो ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 में लिखा हुआ है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से अपराधारी बताना है आपको कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन अपराधारी है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दीमक। दीमक क्या है? ये अपराधारी है। और अपराधारी के मैं कुछ और आपका क्या लिखा हूँ, कुछ और एग्जाम्पल लिखा हूँ। केंचुआ हो गया, जीवाणु, कवक, ये सब क्या है? ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अपराधारी में के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? तो दीमक, केंचुआ, जीवाणु, कवक, ये सब। IUCN की स्थापना कब हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो ये आप सबको पता है कि 1948 में स्विट्जरलैंड ग्लैंड में यह स्थापना हुई थी IUCN का। ये आपसे पूछा जा सकता है। अभी मैं आपको ये बताया था क्या कि वन और वन्यजीव की रक्षा करने के लिए कौन सी संस्था देखती है ये चीज़ को, तो ये ट्राइफेड देखती है। कौन? ट्राइफेड देखती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है कि पर स्थानीय संरक्षण हेतु उपयुक्त किया जाता है। अब पर स्थानीय संरक्षण जो है वो संरक्षण हेतु उपयुक्त किया जाता है। आपको बताना है सभी पादपों, सभी जंतुओं या संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं, या A व B दोनों। 48 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त पादप और जंतु। संकटग्रस्त पादप और जंतु को क्या किया जाता है? पर स्थानीय का मतलब कि उसके स्थान से अलग हटा करके उसको संरक्षित कर दिया जाता है। यदि क्या हो? संकटग्रस्त हो, कोई पेड़ हो गया या कोई जंतु हो गए तो उसको संरक्षित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कि भारत में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। तो भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है आपको बताना है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में, या सितंबर के पहले सप्ताह में, या सितंबर के द्वितीय सप्ताह में। तो 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्या मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका मनाया जाता है वन्यजीव सप्ताह। उसके बाद में वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप सबके लिए कि वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। ये आप लोगों को बताना है कि वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। और सितंबर के पहले सप्ताह में पोषण सप्ताह, सितंबर के पहले सप्ताह को क्या मनाते हैं? पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर है। एक झील में द्वितीयक पोषक स्तर है, ये आपको बताना है। तो पादप प्लवक, जंतु प्लवक, बेंथोस या मछलियाँ। 50 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का आपका राइट आंसर होगा जंतु प्लवक। जंतु
प्लवक जो है वो आपका द्वितीयक पोषक स्तर पर है, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वो पादप प्लवक होगा। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? पादप प्लवक। अच्छा, 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब इन सब में आपको 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 50 में आपका कितना सही हुआ। आउट ऑफ 50 में मेरे हिसाब से आपका 40 प्लस होना चाहिए। कितना? 40 प्लस आपका होना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ कि श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो हैं उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में काम करती हैं, ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती हैं, रक्त का स्पंदन करती हैं, या फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन के वहन के माध्यम का काम करती हैं। तो 51 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का राइट आंसर आपका हो जाएगा संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में काम करती हैं ये जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, WBC होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो लौह है, आयरन जिसे हम बोलते हैं, वो प्रचुर मात्रा में किस फल में पाया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा करौंदा। क्या हो जाएगा? करौंदा में प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह कैसा पौधा है? एक आवृत्त बीजी पौधा है। कैसा पौधा है ये? एक आवृत्त बीजी पौधा है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन पाया जाता है आपको ये बताना है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या एड्रेनालिन, किसमें पाया जाता है आपको ये बताना है कि किसमें आयोडीन पाई जाती है। तो 53 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन। किसमें? थायरॉक्सिन में आयोडीन पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय में। इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? अग्नाशय में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये पुरुष में पाया जाता है। ये वैसे ही पूछ लिया जाता है कि ये कैसा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन फीमेल हार्मोन है या मेल हार्मोन है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये पुरुष हार्मोन है। और एड्रेनालिन जो है ये कैसा है? लड़ो या भागो हार्मोन भी इसको एड्रेनालिन को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित है? मानव शरीर का प्रमुख संतुलन अंग कहाँ अवस्थित है ये आपको ध्यान रखना है। कान का आंतरिक भाग, कान का मध्य भाग, मस्तिष्क का अग्रभाग या कशेरुक दंड का ऊपरी भाग। तो इसका जो 54 है, इस 54 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान का आंतरिक भाग। कान का आंतरिक भाग जो है ये प्रमुख संतुलन अंग है, ये आपको ध्यान रखना है, कान का आंतरिक भाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। तो मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं ये आपको बताना है। 55 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? 23। कितने? 23 मतलब 46 गुणसूत्र टोटल पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। 56 नंबर। तो जो 56 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस क्या दिया हुआ इसमें? कीटों के नियंत्रण हेतु, वनस्पतिक प्रसारण के लिए, फिर आपका नेक्स्ट दिया हुआ है बीजों के अंकुरण हेतु या खरपतवार के नियंत्रण हेतु। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का, वो क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वनस्पतिक प्रसारण के लिए। किसका? वनस्पतिक प्रसारण के लिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूटी लगाना जिससे आप कहते नहीं है कि कलम बांधते हैं, तो उसको बांध देते हैं, उसके बाद में उसमें से दूसरा आपका शाखा निकल आता है, तो उसको काट के वहाँ से और अलग लेकर जाते हैं, उसको बिठा देते हैं, तो वही अपना उसका प्रसारण कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 57 लिखा हुआ है कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया कैसी बीमारी है? तो ये एक वंशानुगत बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी बीमारी है थैलेसीमिया? वंशानुगत बीमारी है। किसको प्रभावित करता है? तो खून, फेफड़ा, दिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसको प्रभावित करता है? तो ये खून को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? खून को प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये यहाँ से मैथ आ गया है आपका। मैथ लिखा हुआ कि लुधियाना
शहर की जनसंख्या इतना % बढ़ रही है, तो यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं मैथ को एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितनी भी मैथ आएंगे ये प्रैक्टिस सेट में टोटल मैं एक ही वीडियो में आपका सॉल्व करवा दूंगा। चलिए इसका भी ले लीजिए, मैं छोटा कर दे रहा हूँ, आप दो का ले लीजिए, ये लीजिए, और मैं छोटा कर रहा हूँ, इतनी का ले लीजिए, आप इतनी का लीजिए। नेक्स्ट 60 हुआ, इतनी का ले लीजिए। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ, 63 से लेकर के 64 का ले लीजिए आप। 64 हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 65 का भी ले लीजिए। 65 तो मैं वैसे ही बता सकता हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है। बहुलक का मतलब होता है कि ये जो दिया हुआ है आंकड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा जो वही बहुलक होता है, तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कार्यक्रम काउंटर मतलब पीसी रजिस्टर भंडार होता है। यहाँ से कंप्यूटर आपका स्टार्ट हो गया है, और इसका जो 66 का जो आपका हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। जो पीसी है उसका रजिस्टर भंडार क्या होता है, तो यह पहला मेमोरी ब्लॉक का पता, अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, या फिर निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक का पता, या प्राथमिक मेमोरी का आकार। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। क्वेश्चन नंबर आपका 67 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है। पोर्टेबल तथा ढोने में आसान कौन सा है आपको ये बताना है। तो सुपर कंप्यूटर है, या मिनी कंप्यूटर है, या लैपटॉप है, या इनमें से कोई नहीं। तो लैपटॉप क्या है, लैपटॉप जो है ढोने में आसान है। आप जहाँ आपका इच्छा करे वहाँ आप लेकर जाते हैं, अपना बैठ जाते हैं लेकर के। लेकिन सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सब आप इसको इधर उधर लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा होता है अभी पूरा सेट, आप इसको कहाँ पे लगाएंगे, तो ये ढोने में आसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है 68, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी को कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। तो 68 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। कौन हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। ये AI शब्द का नामांकन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, LISP लिस्प के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। लिस्प के आविष्कारक कौन है आपको ये बताना है। जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग, मार्विन मिन्स्की, या जॉन बेकस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। कौन हो जाएंगे, जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 70 में थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और क्वेश्चन नंबर 70 में क्या लिखा हुआ है कि बाएं कॉलम को दाएं कॉलम से आपको मिलाना है। थ्रेड, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, फाइल सिस्टम और सिग्नल, ये आपको बताना है। तो जो आपका थ्रेड है, थ्रेड, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, फाइल सिस्टम्स या सिग्नल, तो बताइए आप लोग। तो थ्रेड को CPU द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। थ्रेड जो है वो CPU द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले 3, उसके बाद में वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है क्या है, यह एक सेट है। क्या है, यह एक सेट है। तो जब यह एक सेट है तो आपका B का 2 हो जाएगा मेमोरी। क्या हो जाएगा, मेमोरी। इसका मतलब 2 आ जाएगा। फिर फाइल सिस्टम क्या है, डिस्क। फाइल सिस्टम डिस्क है। और एक सिग्नल क्या हो जाएगा, इंटरप्ट। तो 3 2 4 1 किस में मिल रहा है, 3 2 4 1। आपका ऑप्शन नंबर सी ही इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 3 2 4 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 में लिखा हुआ है, 71 में आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों का नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा परकलन प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों का नियंत्रण, निगरानी और आंकड़ा परकलन प्रदान करता है। फ्रीवेयर, फर्मवेयर, बैचवेयर या दोहरी तकनीकी। 71 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 71 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो फर्मवेयर। क्या हो जाएगा, फर्मवेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है।
NIU किसका, NIU का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो NIU का फुल फॉर्म बताइए क्या हो जाएगा। नॉमिनल इंटरनल यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेशनल इंफॉर्मेशन यूसेज या नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट। NIU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताना है आपको। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है CGI। क्या लिखा है, CGI का तात्पर्य का मतलब वही फुल फॉर्म ही पूछ रहा है आपसे। तो CGI का जो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CGI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो कॉमन गेटवे इंटरफेस होगा। तो इसमें कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस लिखा हुआ है गलत, कॉमन गेटवे इंटरचेंज लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका फिर कहाँ गया इसका ऑप्शन, कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या लिखा हुआ है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, CGI का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस। मैं फुल फॉर्म का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 60 से 70 फुल फॉर्म मैं आपको लिखा दूंगा। ये सफिशिएंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और ये जो फुल फॉर्म है ना हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ये नहीं है कि इसमें कंप्यूटर का सिलेबस दिया हो तो इसी में पूछा जाएगा। जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस नहीं भी दिया रहता है उसमें भी आपसे कंप्यूटर पूछा जा रहा है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा है कि इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है, कौन सा एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है, मध्य, दाहिना, बायां या दशमलव। 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो बायां जो है एक क्या है टैब डिफ़ॉल्ट स्टॉप है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 में लिखा है कंट्रोल डी कुंजिया दबाने से MS वर्ड में कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। कंट्रोल डी यदि आप दबा दे रहे हैं तो उससे कौन सा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपको ये बताना है। तो इससे क्या खुलेगा, फॉन्ट खुलेगा। क्या खुलेगा, फॉन्ट। हाइपरलिंक किससे खुलेगा, पैराग्राफ किससे खुलेगा, फाइल एंड रिप्लेस ये किससे होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये सारे भी शॉर्टकट जो दिए हुए हैं ये CTRL के ही दिए हुए हैं, CTRL के ही दिए हैं, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन कौन सा है। 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो 76 का राइट आंसर हो जाएगा DOCS क्या हो जाएगा, DOCX हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं एक्सेल क्या क्या हो जाएगा, एक्सेल का क्या हो जाएगा, तो एक्सेल का आपका हो जाएगा XLSX पावर पॉइंट का क्या हो जाएगा, पावर पॉइंट का क्या हो जाएगा, PP का क्या हो जाएगा, PPTX हो जाएगा, PPTX हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है कि MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है, MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है, सेल बुक, ग्रेड शीट, वर्कशीट या वर्कबुक। 77 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्कबुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्कबुक हो जाएगा। अच्छा वर्कशीट की संख्या कितनी होती है, वर्कशीट एक्सेल में वर्कशीट की संख्या कितनी होती है, 255। कितनी होती है, 255 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 78 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, याहू, इंस्टाग्राम, गूगल या बिंग, कौन सा नहीं है। तो 78 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो इंस्टाग्राम क्या है, एक सर्च इंजन नहीं है। फिर लिखा हुआ है BIOS का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म मैं आपसे बता दे रहा हूँ, मैं 60-70 लिखाऊंगा उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा और आपसे 1 से 2 फुल फॉर्म पूछे ही जाएंगे क्योंकि कांस्टेबल का पेपर है, इतना टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, इसलिए आप निश्चित रहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर इसमें C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डाटा में बदलना है। जो सॉफ्टवेयर है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है ये डेटा को किस में बदलता है, तो सूचना में बदल देता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कंप्यूटर आपका समाप्त हुआ।
अब आपका इसमें लास्ट सब्जेक्ट जो इसमें यूपी स्पेशल बचा हुआ है उसको चलिए हम देखते हैं। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी कहाँ पे होती है आप जानते हैं, लखनऊ में। चिकनकारी का ये मत समझ लेना कि हाँ चिकन से मतलब है ना, चिकन नहीं है ये। चिकनकारी एक साड़ियाँ हैं, ये लखनऊ के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट है इसमें कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक जनजाति जो है कौन से जनपद में पाई जाती है, तो सर्वाधिक जनजाति जो है वो सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पे, सोनभद्र में पाई जाती है। और सोनभद्र में कौन कौन सी जनजाति में, तो इसमें आपसे कुछ लिख भी रखा हूँ। पहरिया, अगरिया, बैगा, चेरो, भुइया, ये सब कहाँ पे, सोनभद्र की ही जनजाति हैं। आपको भी ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ लेता है कि पहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, अगरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, बैगा कहाँ पाई जाती है, चेरो कहाँ पाई जाती है, भुइया कहाँ पाई जाती है। पहरिया अगरिया, बैगा, चेरो, भुइया। पहरिया अगरिया, बैगो, चेरो, भुइया, ये आपको ध्यान रखना है। सोनभद्र में पाई जाती है और सोनभद्र में सर्वाधिक जनजाति भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा आपका, इलाहाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, इलाहाबाद में। अच्छा, जब आपसे कहे कि जनघनत्व तो बताओ तो आपको याद रखना है जनघनत्व कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक जनघनत्व तो गाजियाबाद में। और कहा आपसे कह रहा है कि सर्वाधिक साक्षर जिला बताओ तो आपको बता देना है GTB नगर, गौतम बुद्ध नगर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है, तो इसमें क्या है, शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार या जनता की भागीदारी। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त पद सेवा में किसके बराबर है। जो उत्तर प्रदेश के आयकर आयुक्त हैं उनका पद जो है किसके बराबर है, आपको ये बताना है। तो 85 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट, अपर सचिव, संभागीय आयुक्त या सचिव या अवर सचिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभागीय आयुक्त या सचिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। भारत कला भवन लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में या आगरा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस में भारतीय कला भवन स्थित है और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं है। तो 87 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तडबी जो है वो शामिल नहीं है। तडबी जो है वो शामिल नहीं है, बाकी ये सहरिया, बुक्शा, थारू ये सब आपके शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में डाट के उदाहरण हैं। जो ये रामलीला अपने यहाँ होता है और रासलीला होता है ये उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है, कौन सी, जो लोक कथा है, लोक नाटक है, लोक नृत्य शैली है, या ऐतिहासिक रुचि के स्थान है, या नायकों के नाम हैं। तो 88 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि आल्हा एक प्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। तो आल्हा किस क्षेत्र का है बताइए भैया। तो आल्हा आपका बुंदेलखंड का। आल्हा आप लोग जानते ही नहीं जानते हैं, इक्का मारन दूजा मरीगा तीजा मरा सना का खाए। आल्हा और उदल 2 भाई थे, ये आप लोग यदि नहीं सुने हैं तो आप सुनिएगा। और ये कौन से क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 लिखा हुआ है। 90 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें लिखा है बटेश्वर, आगरा, देवा शरीफ, जौनपुर, शंकीसा, फर्रुखाबाद, बिठूर, कानपुर। तो कौन सा मेला जो ये मेले दिए हुए हैं कौन से ज़िले में नहीं लगते हैं, एक आपको बताना है जो गलत लिखा हुआ है। बटेश्वर जो है वो आपका आगरा में
देवा शरीफ, देवा शरीफ कहाँ लगता है? तो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। कहाँ पे? बाराबंकी में। और यही आपका क्या है? BANKI, बाराबंकी में लगता है। और यही आपका क्या है? गलत है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। संकिसा जो आपका हो जाएगा फर्रुखाबाद में और बिठूर कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? 91 का आपको बताना है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? एटा जिले में हुआ था। कहाँ पे? एटा जिले में। और ये पटियाली से संबंधित है। कहाँ से? पटियाली से संबंधित है। पटियाली क्या है? एटा जिले का एक गांव है। और क्या है? पटियाली एक एटा जिला का गांव है। क्वेश्चन नंबर आपका 92। क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा है कि 1924 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? 1924 में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो कौन से स्थान पे बुलाई गई थी आपको यही बताना है। तो यह है आपका कानपुर। कहाँ पे? तो कानपुर में बुलाई गई थी 1924 में। 1924 में। और 1924 में ही एक यहाँ पे एक स्थापना हुई थी एक संगठन की। क्या नाम था उसका? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA की स्थापना भी यहीं पर हुई थी 1924 में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 लिखा हुआ कि मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो ये मथुरा, डिगबोई, पानीपत में जो परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा IOCL के द्वारा ही स्थापित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहते हैं? कालीन का शहर किसको कहते हैं? कारपेट सिटी भी कहा जाता है। किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी कहते हैं? तो 94 का क्या हो जाएगा? भदोही। क्या हो जाएगा? भदोही। ये कारपेट सिटी से कंफ्यूजन नहीं होना है। कारपेट सिटी कालीन का शहर, ये ध्यान रखना है। नहीं कभी आपसे कालीन का शहर न करके आपसे कारपेट सिटी पूछ ले, बस आप जान ही ना पाओ कि क्या लिखा हुआ है। तो कालीन जो है कारपेट बोलते हैं। कारपेट को हिंदी में कालीन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी मुख्य निवेश परियोजना नहीं है? आगामी मुख्य निवेश परियोजना नहीं है तो कौन सी इसमें नहीं है आपको बताना है। थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी या डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर। तो 95 का इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर जो है ये विकास के आगामी प्रमुख निवेश योजना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, या मॉडर्न बेकरी कानपुर लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरी कहाँ पे है? लखनऊ में है। या तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? तो मथुरा में है। तो आप लोग ये जान ही गए होंगे, ये मथुरा में लखनऊ में ना होकर के ये कानपुर में है। मॉडर्न बेकरी तेल शोधक कारखाना अभी मैं आपको बताया हूँ मथुरा में है। और ये कौन? IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको परिष्कृत करती है। डीजल लोकोमोटिव आप वाराणसी में है, ये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। और एक अपने यहाँ एक डिब्बा बनाने का कारखाना है, रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना, वो कहाँ है? तो रायबरेली में है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा 97 नंबर। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जब मैं बात करूँगा तो गोरखपुर में। कहाँ होगी? गोरखपुर में। और जब सबसे कम की मैं बात करूँगा तो कहाँ होगा? वो सबसे कम जो होगा वो मथुरा में होगा। सबसे कम कहाँ होगा? मथुरा में होगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मथुरा में ही क्या है? मथुरा में बकरी अनुसंधान संस्थान है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरा किया गया है? टिहरी बांध परियोजना किस के सहयोग से पूरा किया गया है? तो 98 का आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस। और ये जो ये टिहरी है ना, ये टिहरी आपका उत्तराखंड में है। अब टिहरी बांध ये पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में हो गया। जब ये बना था तब उत्तर प्रदेश में ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट हो जाएगा
और टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नामों का उल्लेख करता है। चावल, गेहूँ, अखरोट, जौ और मक्का, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और ज्वार, चावल, गेहूँ, ज्वार और मक्का। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का, जो ये मुख्य फसलें हैं उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 100 है और आज का लास्ट प्रश्न है। लिखा हुआ है कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो अग्रणी उत्पादक किसका है, तो अग्रणी उत्पादक गेहूँ, आलू, गन्ना, गेहूँ, आलू और गन्ना का अग्रणी उत्पादक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।